वेलकम दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे अल्टरनेटर। और अल्टरनेटर में देखेंगे हम पिच फैक्टर, जिसे चोर्डिंग फैक्टर भी कहा जाता है। पिच फैक्टर को हम केपी से शो करते हैं, इसे कैपिटल के स्मॉल पी से शो किया जाता है। ये आपका होता है पिच फैक्टर। पिच फैक्टर, अब पिच फैक्टर में दोस्तों इसका जो डेफिनेशन है इस रूप में देखेंगे हम इसमें। तो यह किसी आर्मेचर कॉइल के दोनों पार्श्व में उत्पन्न विद्युत वाहक बल का जो वेक्टर योग होता है और उसके गणितीय योग का दोनों का रेशो होता है, अर्थात अनुपात होता है। या हम इसे ऐसा कह सकते हैं, इसमें क्या हो जाएगा, पोल पिच इक्वल कॉइल पिच। ये दोनों सेम होते हैं, पोल पिच इक्वल कॉइल पिच, मतलब दोनों समान होंगे। और पोल पिच दोनों कॉइल पिच होंगे, अर्थात जैसे पोल पिच 6 है तो कॉइल पिच कितना हो जाएगा, 1 - 7, तो ये हो जाएगा टोटल आपका 6। तो इसीलिए पोल पिच इक्वल कॉइल पिच के बराबर होता है, पोल पिच कॉइल पिच के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, पिच फैक्टर को हम चोर्डिंग फैक्टर भी कहा जाता है, इसे चोर्डिंग फैक्टर भी कहा जाता है दोस्तों। तो चोर्डिंग फैक्टर या पिच फैक्टर ये दोनों एक ही होते हैं, और इन दोनों का जो है इसे केसी से शो किया जाता है और इसे केपी से शो किया जाता है, अर्थात ये दोनों एक ही हैं। चोर्डिंग फैक्टर और पिच फैक्टर दोनों एक ही होते हैं दोस्तों। इसमें इसका जो फार्मूला बनता है, इसका फार्मूला है केपी इक्वल कॉस फाई कॉस अल्फा बाई 2। केपी इक्वल कॉस अल्फा बाई 2 इसका फार्मूला है। यह है पिच फैक्टर का फार्मूला, पिच फैक्टर का फार्मूला है दोस्तों। एक्चुअल में दोस्तों फुल पिच का जो फार्मूला बनता है, ये फार्मूला बनता है ईएमएफ ऑफ शॉर्ट पिच कॉइल अपॉन ईएमएफ ऑफ फुल पिच कॉइल। तो इन दोनों में इतना ही अंतर रहता है दोस्तों, अर्थात हम ये बोल सकते हैं फुल पिच कॉइल और शॉर्ट पिच कॉइल का अनुपात ही पिच फैक्टर कहलाता है। यदि इसे हम फार्मूले में शो करेंगे तो फार्मूले में इस तरीके से लिख सकते हैं, ये इसका फार्मूला होगा, और फार्मूला केपी इक्वल कॉस अल्फा बाई 2। तो ये पिच फैक्टर इस फार्मूले से हम निकाल सकते हैं दोस्तों। आइए हम इसको देखेंगे डायग्राम में, और डायग्राम में इसमें देखेंगे हम, इस डायग्राम में देखेंगे दोस्तों, ये है फुल पिच, इसके नीचे वाला जो है ये शॉर्ट पिच है, शॉर्ट पिच। तो फुल पिच और शॉर्ट पिच में अंतर यही है कि ये जो लाइन है ये फुल पिच की है। इसमें देखेंगे हम 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 कॉइल्स हैं, और 8 कॉइल में ये जो वाला पार्ट है ये है फुल पिच का। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसके 3 टर्न निकलेंगे। एक तो ये शॉर्ट पिच का, ठीक है दोस्तों, और ये इधर से निकल गए, मतलब 3 पॉइंट निकलेंगे। तो ये निकला आपका फुल पिच का, ये आपका निकलेगा शॉर्ट पिच का। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो करंट फ्लो होगी, ये जो करंट है आपकी, ये करंट प्रत्येक कॉइल में फ्लो होने वाली करंट होगी ईएस। ठीक है दोस्तों, तो ये फुल पिच कॉइल से होती हुई है इस साइड से करंट फ्लो होगी। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो पार्ट है इसमें बनेगा एन पोल और इसमें बनेगा आपका एस पोल। तो एन पोल और एस पोल, तो इस तरीके से दोस्तों इसमें करंट फ्लो होगी। और इसमें चोर्डिंग एंगल जो होगा, ये चोर्डिंग एंगल होगा आपका 30 डिग्री का चोर्डिंग एंगल। इससे हम फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि ये शॉर्ट पिच और फुल पिच के बीच का जो एंगल बनेगा ये बनेगा आपका अल्फा एंगल, और ये अल्फा एंगल कितने का होगा, 30 डिग्री का होगा दोस्तों। तो इन दोनों के बीच में शॉर्ट पिच और फुल पिच कॉइल के बीच का जो एंगल बनता है ये चोर्डिंग एंगल कहलाता है। तो फेज डिफरेंस आप ईच स्लॉट यदि निकालेंगे तो इसमें 30 डिग्री मिलेगा। वो कैसे, जैसे कि हमने 180 डिग्री लिया और 180 डिग्री में पोल पिच की वैल्यू ली, और पोल कितने हैं, 6 है, तो 6 या 18, तो आपकी वैल्यू कितनी निकल गई, 30 निकल गई दोस्तों। तो इस तरीके से हम वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो इसके फार्मूले में हमने जो देखा दोस्तों, इसका जो फार्मूला था केपी इक्वल कॉस अल्फा बाई 2। तो ये जो अल्फा का मान है दोस्तों, ये अल्फा का मान शॉर्ट पिच कॉइल और फुल पिच कॉइल के बीच का जो एंगल अल्फा एंगल होगा, इसी का मान हम निकालेंगे दोस्तों। और इसी का मान निकालने का जो फार्मूला मैंने बताया आपको, फेज डिफरेंस ऑफ ईच स्लॉट्स, तो एक स्लॉट का जो मैंने बताया आपको 180 अपॉन अल्फा, फुल पिच का मान कितना होगा, 6 है, तो 6 या 18, इस तरीके से हम इसका वैल्यू निकल जाएगा 30। तो ये जो अल्फा एंगल का मान हो गया दोस्तों, ये 30 निकलेगा। हम इस तरीके से इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। तो इसमें पोल जो पिच फैक्टर है, पिच फैक्टर में अल्फा की जो वैल्यू है, ये अल्फा की वैल्यू इस तरीके से निकाली जाती है। तो हमने पिच फैक्टर का जो फार्मूला देखा था, ये फार्मूला क्या देखा था दोस्तों, इसे फिर से रिपीट करेंगे। इसे हम देखेंगे शॉर्ट पिच कॉइल अपॉन फुल पिच कॉइल। अब ये शॉर्ट पिच कॉइल और फुल पिच कॉइल का क्या है, ये ईएमएफ है। शॉर्ट पिच कॉइल और फुल पिच कॉइल का ईएमएफ है, मतलब ईएमएफ ऑफ शॉर्ट पिच कॉइल
ईएमएफ ऑफ फुल पिच कॉइल, इन दोनों का जो अनुपात होगा ये होगा आपका पिच फैक्टर दोस्तों। तो इस फार्मूले से हम पिच फैक्टर ज्ञात कर सकते हैं, जिसे हम चोर्डिंग फैक्टर भी कहा जाता है। तो पिच फैक्टर केपी का जो मान होता है, ये केपी का मान दोस्तों स्टैंडर्ड वैल्यू होती है 0.966। कितनी निकलेगी? 0.966। तो 0.966 ये स्टैंडर्ड वैल्यू होती है दोस्तों, स्टैंडर्ड वैल्यू। तो ये स्टैंडर्ड वैल्यू किसकी होगी? ये होगी आपकी पिच फैक्टर केपी के मान होगा 0.966। इसे लेस देन जो है अल्फा इज ग्रेटर देन 1 माना जाता है, अर्थात 1 से अधिक। तो इसमें क्या होता है, अधिकतम मान इसका जो होगा वो अल्फा इज ग्रेटर देन 1 होगा दोस्तों, और इसका कोई मात्रक नहीं होता, मात्रक इसका नहीं होता। तो ये भी हमें याद रखना है। इसके बाद देखेंगे दोस्तों हम डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर या वाइंडिंग फैक्टर जिसे कहा जाता है। तो इसकी जो परिभाषा होगी दोस्तों, ये परिभाषा होगी वह गुणक जिससे उत्पन्न ईएमएफ को गुणा करके सही विद्युत वाहक बल ज्ञात किया जा सके, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कहलाएगा। मतलब सही ईएमएफ ज्ञात करने का जो तरीका होगा उसको हम डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कहेंगे दोस्तों, क्योंकि ऐसा जो कंपोनेंट जिससे ईएमएफ बल को गुणा करके सही विद्युत वाहक बल ज्ञात किया जा सके, तो गुणा करके जो ईएमएफ की वैल्यू होगी उसका गुणा करके हम एक्चुअल में जो ईएमएफ है उसकी वैल्यू ज्ञात करेंगे, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कहलाएगा दोस्तों। लेकिन इसमें क्या होती है, दो वाइंडिंग को हम यूज करते हैं। तो इसमें दो वाइंडिंग कौन सी है? एक होती है कंसंट्रेटेड वाइंडिंग, और दूसरी होती है डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। तो कंसंट्रेटेड वाइंडिंग और डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग, ये दो वाइंडिंग होती है। दोनों वाइंडिंग की जो वैल्यू जब तक हमें पता नहीं रहेगी तब तक हम ईएमएफ ज्ञात कर सकते। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कंसंट्रेटेड वाइंडिंग, और कंसंट्रेटेड वाइंडिंग जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का एक मेन वाइंडिंग कहलाता है, और उसके बाद जो है आपका डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग, ये दोनों घटक इस डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर में बहुत काम आते हैं। तो इसे हम केडी से शो करते हैं। सबसे पहले देखेंगे दोस्तों हम कंसंट्रेटेड वाइंडिंग। तो ये जो कंसंट्रेटेड वाइंडिंग होती है, कंसंट्रेटेड जो वाइंडिंग होती है, इसका जो डायग्राम बनता है दोस्तों, ये डायग्राम एक एक जो वाइंडिंग होती है, ये एक एक वाइंडिंग दोस्तों एक के ऊपर एक लगी होती है। तो ये एक वाइंडिंग एक के ऊपर एक लगी हुई है, इसके ऊपर फिर एक और वाइंडिंग लगेगी, तो एक एक जो टर्न्स होंगे ये लपेटे होंगे दोस्तों। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले इसमें जो लास्ट वाला होगा वो फर्स्ट से कनेक्ट होगा, ये लास्ट वाला फर्स्ट से कनेक्ट होगा, फिर सेकेंड वाला सेकेंड से कनेक्ट होगा, और ये जो थर्ड वाला है दोस्तों, ये इससे और ये इससे बाहर दो पॉइंट निकलेंगे दोस्तों। मतलब ये जो वाला पॉइंट है, ठीक है, और इसके बाद वाला जो पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट मतलब कि ये एंडिंग छोर निकलेंगे दोनों से, ये 1 और 2 एंडिंग छोर दोनों से निकलेंगे दोस्तों। लेकिन इसमें क्या होता है, यहाँ पर एन पोल बनाएगा और यहाँ पर बनाएगा आपका एस पोल। तो एन पोल और एस पोल इस तरीके से बनाएगा, और इसमें जो करंट फ्लो होगी एक एक में ईएस, अर्थात कि ईएमएफ इंड्यूस्ड इन ईच कंडक्टर, प्रत्येक कंडक्टर में जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा उसे हम ईएस से शो करेंगे। और इसमें क्या होता है, अर्थमेटिक सम ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन वन कॉइल साइड कंसंट्रेटेड वाइंडिंग। तो इसमें क्या होता है कि एक वन कॉइल साइड में जो कंसंट्रेटेड वाइंडिंग होती है उसमें 3ES, अर्थात कि 3 कॉइल लगे होते हैं, और तीनों कॉइल में जो करंट फ्लो होती है या इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो 3 कॉइल में 3ES ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। तो 3 ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, अर्थात मतलब तीनों कॉइल में ईएमएफ जो इंड्यूस्ड होगा वो तीनों का कंस्ट्रक्शन जो सेम होगा कंसंट्रेटेड वाइंडिंग के बराबर होगा, अर्थात कि कंसंट्रेटेड वाइंडिंग में जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा वो 3ES के बराबर होगा, क्योंकि इसमें 3 कॉइल लपेटी गई है। तो दोस्तों कंसंट्रेटेड वाइंडिंग जो है हम इस डायग्राम से समझ सकते हैं। इसमें 3 टर्न है, एक साइड में ये 2 और ये तीसरा टर्न हो गया, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। तो यहाँ बन रहा है दोस्तों एन पोल और यहाँ बन रहा है दोस्तों एस पोल, ठीक है। तो ये इसके जो 3 टर्मिनल है निकले हुए हैं, ये तीनों टर्मिनल यहाँ से इसके आउटर टर्मिनल बाहर निकलते हैं, और प्रत्येक में ईएस, सेकेंड में ईएस और थर्ड में ईएस ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। मतलब ईएस जो है ये है ईएमएफ, और 3 कॉइल है इसलिए 3ES ईएमएफ इंड्यूस्ड उसमें होता है। तो ये जो कंसंट्रेटेड वाइंडिंग है दोस्तों, इस कंसंट्रेटेड वाइंडिंग का हम यूज़ करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर के लिए, और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का यूज़ इसीलिए किया जाता है कि हम डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकाल कर डिस्ट्रीब्यूशन वाइंडिंग और कंसंट्रेटेड वाइंडिंग दोनों का अनुपात निकालेंगे हम। मतलब दोनों की जो ईएमएफ है, अर्थात इंड्यूस्ड ईएमएफ इन डिस्ट्रीब्यूशन वाइंडिंग, मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग का जो ईएमएफ है, और अपान कंसंट्रेटेड वाइंडिंग का जो ईएमएफ है, इन दोनों का अनुपात होगा। इसके बाद देखेंगे दोस्तों हम डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। तो दोस्तों ये है डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। तो डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग का जो डायग्राम है पर्टिकुलर दोस्तों, ये देखेंगे इसमें अलग अलग जो है कॉइल इसमें अलग अलग टर्न से कनेक्ट होगी। तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, 3 कॉइल हो गई, और तीनों कॉइल का अलग अलग टर्मिनल से अलग अलग कनेक्शन है, अर्थात इसे जब हम जोड़ेंगे तो ये हो गई आपकी फर्स्ट,
से सेकंड, सेकंड से थर्ड, अर्थात छल्ला बनेगा। तो ये 3 छल्ले बनेंगे दोस्तों, तीनों छल्लों में 3 कॉइल लपेटी हुई है, तो ये तीनों कॉइल के एक एक छल्ले बने। तो इस तरीके से दोस्तों हम यहाँ से सप्लाई बाहर निकालेंगे। ये वाइंडिंग का इंड सिरा हो गया, ये स्टार्टिंग, और ये एंडिंग सिरा हो गया दोस्तों। तो इस तरीके से इसमें भी 3 कॉइल लपेटी हुई है, 3 कॉइल्स। तो 3 कॉइल्स लपेटी हुई, तो इसका जो फार्मूला बनेगा दोस्तों, ये फार्मूला बनेगा आपका, इसका फार्मूला बनेगा केडी इक्वल बनेगा वेक्टर सम ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग अपॉन अर्थमेटिक सम ऑफ ईएमएफ इन कंसंट्रेटेड वाइंडिंग। अर्थात डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग का ईएमएफ और कंसंट्रेटेड वाइंडिंग का ईएमएफ, इन दोनों का अनुपात क्या हो जाएगा, आपका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर हो जाएगा, केडी। तो ठीक है दोस्तों, इसमें हम ये समझ सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग का ईएमएफ और कंसंट्रेटेड वाइंडिंग का ईएमएफ, ये दोनों का अनुपात क्या कहलाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। तो इस तरीके से हम इसे आप समझ सकते हैं फार्मूले के माध्यम से। इसका जो मैथमेटिकल फार्मूला बनेगा दोस्तों, ये मैथमेटिकल फार्मूला बनेगा आपका केडी इक्वल साइन एन बीटा बाई 2 अपॉन एन साइन बीटा बाई 2। तो ये फार्मूला बनेगा मैथमेटिकल फार्मूला दोस्तों इसका। अर्थात इस तरीके से आप डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का जो फार्मूला है, इस फार्मूले से आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, अर्थात डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर आप ज्ञात कर सकते हैं दोस्तों। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का जो मान होता है, केडी का मान होता है दोस्तों 0.96। ये याद रखना है सभी को, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर की जो वैल्यू होती है अल्टरनेटर में, ये अल्टरनेटर में होती है, अल्टरनेटर में केडी का मान होता है, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का मान 0.96। और ये हमें याद रखना है क्योंकि ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, स्टैंडर्ड वैल्यू है ये। तो केडी का मान 0.96 होगा। इसके बाद देखेंगे दोस्तों हम वाइंडिंग फैक्टर, और ये वाइंडिंग फैक्टर भी हमें याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि वाइंडिंग फैक्टर जो होता है ये पिच फैक्टर और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर के गुणज में होता है। अर्थात वाइंडिंग फैक्टर इक्वल क्या हो जाएगा आपका, केपी अर्थात डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर इंटू केडी, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर इंटू पिच फैक्टर। तो वाइंडिंग जो फैक्टर है ये डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर इंटू पिच फैक्टर का गुणक होता है। तो इस तरीके से आप वाइंडिंग फैक्टर निकाल सकते हैं। इसके बाद देखेंगे हम अल्टरनेटर का ईएमएफ इक्वेशन, अल्टरनेटर का ईएमएफ इक्वेशन। तो अल्टरनेटर का जो ईएमएफ इक्वेशन है हम ये देखेंगे, तो इसमें 2 वैल्यू को ज्ञात की जाती है। एक तो आरएमएस वैल्यू को, ये आपकी ईआरएमएस वैल्यू हो गई, और ये हो जाएगी आपकी एवरेज वैल्यू। तो दोस्तों आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू, इन दोनों को हम यहाँ पर सबसे पहले ईएमएफ इक्वेशन में देखेंगे। तो इसका जो आरएमएस वैल्यू होगा ये 2.22 फ्लक्स फाई एफ जेड के केपी और केडी वोल्ट होगा दोस्तों। तो ये केपी और जो केडी है, केडी क्या है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर और केपी क्या है पिच फैक्टर। तो इन दोनों की वैल्यू भी हमें यहाँ पर ईआरएमएस फाइंड आउट करते समय ज्ञात करनी पड़ती है। वैसे ही आपका एवरेज वैल्यू है, तो ई एवरेज जब निकालेंगे अर्थात एवरेज ईएमएफ, तो इसकी जो वैल्यू निकलेगी ये 4.44 फ्लक्स फाई एफ टी के पी इंटू के डी वोल्ट। अर्थात हम ये देखेंगे इसमें, इस फार्मूले को हम ऐसा लिख सकते हैं, इसमें जो ईएमएफ बनेगा ये पर फेस इक्वेशन बनेगा। मतलब जो ये जो ईएमएफ है ये पर फेस बनेगा, मतलब प्रति फेस जो है ईएमएफ कितना निकलेगा। तो जनरेटेड जो ईएमएफ ईजी है ये निकलेगा आपका 4.44 केसी केडी फ्लक्स फाई एफ टी। तो इसमें दोस्तों इस फार्मूले से हमें ज्ञात करना पड़ेगा। तो इसमें हम देखेंगे ये ईएमएफ प्रति फेस ईएमएफ है, मतलब प्रत्येक फेस में जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी उस ईएमएफ इंड्यूस्ड के बारे में हम पढ़ रहे हैं इसमें। ठीक है दोस्तों, तो हमने जो लिखा ईजी इक्वल 4.44 केसी केडी फ्लक्स फाई एफ टी। तो दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा, इसमें कांस्टेंट कौन कौन सा होगा, एक तो टी कांस्टेंट होगा, केडी और केसी मतलब डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर और चोर्डिंग फैक्टर, या इसे हम पिच फैक्टर भी बोल सकते हैं दोस्तों। यदि केसी की जगह केपी लिखा हो तो भी हमें घबराना नहीं है, क्योंकि केसी और केपी दोनों एक ही होते हैं, क्योंकि ये चोर्डिंग फैक्टर होता है और ये पिच फैक्टर होता है दोस्तों। तो दोनों का मान एक ही होता है, मतलब दोनों सेम एक ही है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये जो वैल्यू है आपकी टी की वैल्यू और केडी की वैल्यू और केसी की वैल्यू, ये जो है तीनों हो जाएंगे दोस्तों कांस्टेंट। तीनों क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे दोस्तों, मतलब इसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी। तो इसमें कांस्टेंट में क्या रखेंगे हम, जैसे कि केसी की वैल्यू हो गई, तो केसी की जो वैल्यू है दोस्तों, ये केसी की वैल्यू क्या रखेंगे हम, ये रखेंगे 0.9666। ठीक है, और वैसे ही केडी की जो वैल्यू रखेंगे हम, ये केडी की वैल्यू कितनी रखेंगे दोस्तों, जो निर्धारित की गई है 0.96। तो ये कांस्टेंट रहेगा हमेशा। ठीक है, टी कांस्टेंट रहेगा। तो जब टी भी कांस्टेंट रहेगा तो इसका फार्मूला क्या बनेगा दोस्तों, इसका फार्मूला बन जाएगा जनरली ईजी इज प्रोपोर्शनल टू फाई एफ, मतलब इसमें क्या हो जाएगा, फ्लक्स और फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगा। ये किस पर करेगा, फ्लक्स पर और फ्रीक्वेंसी पर।
तो जनरेटेड ईएमएफ जो है अल्टरनेटर का, ये फ्रीक्वेंसी और फ्लक्स पर डिपेंड करेगा, ठीक है। और इसमें जो एफ है, फ्रीक्वेंसी है, इस प्रोपोर्शनल टू एन होता है। तो फ्रीक्वेंसी किसके प्रोपोर्शनल होगा? ये प्रोपोर्शनल होता है स्पीड के। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है दोस्तों, ये फ्रीक्वेंसी होता है स्पीड के प्रोपोर्शनल, अर्थात स्पीड बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा जनरली ईजी इज प्रोपोर्शनल टू फाई एन। तो इस तरीके से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें जो है ईजी इक्वल जनरेटेड ईएमएफ इक्वल जो है इस प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स फाई इंटू एन। तो ये एन हो गई आपकी स्पीड, फ्लक्स, और ये हो गया आपका जनरेटेड ईएमएफ। तो दोस्तों इस फार्मूले से हम अल्टरनेटर का ईएमएफ इक्वेशन या अल्टरनेटर का ईएमएफ हम ज्ञात कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद देखेंगे दोस्तों हम वोल्टेज रेगुलेशन। और वोल्टेज रेगुलेशन, अल्टरनेटर का जो वोल्टेज रेगुलेशन है हम ये ज्ञात करेंगे। तो इसका जो है किसी भी अल्टरनेटर के लिए क्या है, उसकी घर्षण गति अर्थात जो रोटेशन स्पीड है उसकी, वो इलेक्ट्रिक करंट के जो मैग्नीट्यूड होता है उसको नियत रखते हैं। मतलब कि हम किस किस को, एक तो स्पीड को नियत रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे, और करंट को कांस्टेंट रखेंगे, ठीक है। तो करंट का जो मैग्नीट्यूड है उसे कांस्टेंट और स्पीड को कांस्टेंट रखते हुए क्या रखेंगे, उसकी जो वोल्टेज है वो फुल लोड की कंडीशन में और नो लोड की कंडीशन में, इन दोनों की कंडीशन के बीच में जो होने वाला परिवर्तन जो होगा, अर्थात फुल लोड से नो लोड तक, या नो लोड से फुल लोड तक, नो लोड से फुल लोड तक। तो ये नो लोड से फुल लोड तक में होने वाला जो परिवर्तन है, होने वाला जो डिफरेंस है, इसे हम वोल्टेज रेगुलेशन कहते हैं। तो वोल्टेज रेगुलेशन हम इसी तरीके से निकालेंगे। तो इसका फार्मूला क्या बनेगा दोस्तों, वोल्टेज रेगुलेशन का क्या बनेगा, नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज अपॉन फुल लोड वोल्टेज इंटू 100। तो ये फार्मूला बन जाएगा दोस्तों वोल्टेज रेगुलेशन का। अर्थात हम इसे इस तरीके से लिखते हैं, ये हो गया आपका वोल्टेज रेगुलेशन, तो ये हो गया आपका नो लोड माइनस फुल लोड, ये फुल लोड हो गया, ये नो लोड हो गया, अपान फुल लोड इंटू 100। इस तरीके से भी लिख सकते हैं दोस्तों इसे। तो ये जो फार्मूला हो गया वोल्टेज रेगुलेशन का, ये अल्टरनेटर का वोल्टेज रेगुलेशन इस फार्मूले से निकाला जाता है। लेकिन इसमें जो है ये जो VNL लिखा हुआ है, ये VNL क्या है, नो लोड पर वोल्टेज या शून्य लोड पर वोल्टेज, ठीक है दोस्तों। उसके बाद ये VFL जो लिखा है ये फुल लोड पर वोल्टेज है। तो नो लोड पर वोल्टेज अर्थात माइनस फुल लोड पर वोल्टेज अपान फुल लोड पर वोल्टेज इंटू 100। अल्टरनेटर का वोल्टेज रेगुलेशन ज्ञात करने के लिए दोस्तों इसके 3 मेथड हैं, और तीनों मेथड हम देखेंगे इसमें। सबसे पहले तो पहला होता है सिंक्रोनस इम्पीडेंस और EMF मेथड। तो सिंक्रोनस इम्पीडेंस जो मेथड है, सिंक्रोनस इम्पीडेंस मतलब Z मेथड जो है। सेकेंड है आपका एम्पियर टर्न MMF मेथड, मतलब कि एम्पियर टर्न मेथड, इसे हम MF भी मेथड कहते हैं। और थर्ड है आपका दोस्तों जीरो पावर फैक्टर मेथड। तो 3 मेथड हो गए दोस्तों, तीनों मेथड। फर्स्ट मेथड क्या हो गया आपका सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड, या इसे EMF मेथड भी कहते हैं, सिंक्रोनस इम्पीडेंस या EMF मेथड। सेकेंड हो गया आपका एम्पियर टर्न और MMF मेथड, मैग्नेटोमोटिव जो है फोर्स है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स अर्थात MMF मेथड। और तीसरा है आपका दोस्तों जीरो पावर फैक्टर मेथड। तो ये 3 मेथड हो गए। तीनों मेथड से हम क्या करेंगे, वोल्टेज रेगुलेशन ज्ञात करेंगे अल्टरनेटर का। तो फर्स्ट में क्या होता है, फर्स्ट जो मेथड है आपकी वोल्टेज रेगुलेशन ज्ञात करने की फर्स्ट मेथड, यह है आपकी EMF मेथड या सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड। तो EMF मेथड में क्या होता है, इसका जो ग्राफ है, ठीक है दोस्तों, ये पेसिमिस्टिक होता है, जिसे निराशावादी कहते हैं। इसमें जो ZS का मान है, इम्पीडेंस का मान यदि बढ़ेगा तो वोल्टेज रेगुलेशन भी क्या होगा दोस्तों, बढ़ेगा। अर्थात इम्पीडेंस का मान बढ़ेगा तो वोल्टेज रेगुलेशन भी बढ़ेगा। और इस मेथड में क्या होता है, कैलकुलेट करते हैं तो इसमें इम्पीडेंस क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो मैक्सिमम होने का कारण इम्पीडेंस मैक्सिमम होगा तो वोल्टेज रेगुलेशन मैक्सिमम होगा। तो ये जो मेथड होती है दोस्तों, ये निराशावादी में होती है, ठीक है। इसमें क्या है, इम्पीडेंस को बढ़ाना पड़ता है तब वोल्टेज रेगुलेशन बढ़ता है। इसलिए जो मेथड है ये निराशावादी मेथड है, ये निराशावादी मेथड, इसे हम निराशावादी मेथड कहते हैं दोस्तों। सेकंड है आपका वोल्टेज रेगुलेशन ज्ञात करने का जो सेकंड मेथड है, ये सेकंड मेथड है आपका एम्पियर टर्न मेथड। तो ये जो एम्पियर टर्न मेथड जो है, ये एम्पियर टर्न मेथड को दूसरा नाम है इसका MMF मेथड। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें इम्पीडेंस को कम करेंगे हम तो वोल्टेज रेगुलेशन भी कम होता है दोस्तों। यदि इम्पीडेंस को कम करेंगे तो वोल्टेज रेगुलेशन भी कम होता है। तो इससे वोल्टेज रेगुलेशन मेथड होता है, अर्थात कि हमें वोल्टेज रेगुलेशन कम से कम होना चाहिए। तो ये होती है आशावादी मेथड, इसे हम कहते हैं आशावादी मेथड।
तो ये हमें याद रखना है दोस्तों, आशावादी मेथड और निराशावादी मेथड कौन सी होती है। तीसरा है आपका थर्ड वोल्टेज रेगुलेशन ज्ञात करने की थर्ड मेथड आपकी जीरो पावर फैक्टर मेथड। जीरो पावर फैक्टर मेथड, तो ये जीरो पावर फैक्टर मेथड में क्या करेंगे दोस्तों, ये पॉइंटर मेथड भी होता है, या इसे बोला जाता है पोटियर मेथड भी, पोटियर मेथड। तो ये तीसरा मेथड है दोस्तों। इसमें क्या करते हैं हम, इसमें दिस मेथड इज यूज फॉर बेस्ट मेथड ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन, अर्थात कि वोल्टेज रेगुलेशन का सबसे बेस्ट मेथड है और इसका सबसे ज़्यादा मैक्सिमम इसका यूज़ किया जाता है। ये होता है बेस्ट मेथड। बेस्ट मेथड कौन सा होगा आपका, जीरो पावर फैक्टर मेथड। ये वोल्टेज रेगुलेशन ज्ञात करने का बेस्ट मेथड है दोस्तों। इसके बाद देखेंगे दोस्तों हम सिंक्रोनाइजेशन ऑफ अल्टरनेटर, अल्टरनेटर का तुल्यीकरण। तो तुल्यकालीकरण जो अल्टरनेटर का था, सिंक्रोनाइजेशन ऑफ अल्टरनेटर। तो अल्टरनेटर को, एक अल्टरनेटर से दूसरे अल्टरनेटर को कनेक्ट करने के लिए इसकी जो कंडीशन होती है दोस्तों, ये कंडीशन सबसे पहले हमें पता रहना चाहिए। तो फर्स्ट जो कंडीशन है, ये कंडीशन है दोस्तों कि इसमें फेज सीक्वेंस समान होना चाहिए। जो फेज सीक्वेंस है, फेज सीक्वेंस ये समान होना चाहिए दोस्तों। अल्टरनेटर का पैरेलल या सिंक्रोनाइजेशन करने के लिए या पैरेलल ऑपरेशन करने के लिए फेज सीक्वेंस पहले तो समान होना चाहिए। दूसरा है फ्रीक्वेंसी समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी समान होना चाहिए दोस्तों। और तीसरा है आपका थर्ड पॉइंट, आपका वोल्टेज समान होना चाहिए, वोल्टेज समान होना चाहिए। तो हमने क्या क्या देखा इसमें, इसकी तीन कंडीशन है और ये तीनों कंडीशन को जब तक हम फॉलो नहीं करेंगे तब तक अल्टरनेटर जो है कनेक्ट नहीं होगा, अर्थात अल्टरनेटर का सिंक्रोनाइजेशन नहीं होगा, अर्थात अल्टरनेटर का तुल्यकरण नहीं होगा। तो इसमें क्या होगा, इसकी जो कंडीशन है, तीन कंडीशन की फेज सीक्वेंस समान होना चाहिए सबसे पहले तो, मतलब आर से आर, वाई से वाई, बी से बी, ये फेज सीक्वेंस समान होना चाहिए। उसके बाद पहले अल्टरनेटर की फ्रीक्वेंसी समान होना चाहिए और दूसरे अल्टरनेटर की फ्रीक्वेंसी समान होना चाहिए। उसके बाद है थर्ड पॉइंट आपका वोल्टेज। तो जो पहले जो जनरेटर का जो वोल्टेज है वो भी समान होना चाहिए अल्टरनेटर का, और दूसरे अल्टरनेटर का भी वोल्टेज समान होना चाहिए। यदि दोनों का वोल्टेज समान है, समझो कि इसमें इसका 250 वोल्ट है और इसका भी 250 वोल्ट है, तो दोनों का वोल्टेज समान है, तो हम इसका सिंक्रोनाइजेशन कर सकते हैं, अर्थात कि इसको हम कनेक्ट कर सकते हैं, समांतर या पैरेलल ऑपरेशन इसका किया जा सकता है दोस्तों। तो सबसे पहले ये देखेंगे ये सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है। तो किसी भी चालू अल्टरनेटर के साथ कोई दूसरा अल्टरनेटर यदि समांतर में उसे कनेक्ट करते हैं या जोड़ते हैं, तो ये जो प्रक्रिया कहलाती है, ये तुल्यकालीकरण कहलाती है या सिंक्रोनाइजेशन कहलाती है दोस्तों। तो इसमें क्या है, इसके जो मैंने 3 पॉइंट बताए, ये तीनों पॉइंट को रखना बहुत जरूरी है यार। एक तो आपका फेज सीक्वेंस, फेज सीक्वेंस। सेकेंड बताया मैंने आपको फ्रीक्वेंसी समान होना चाहिए, और थर्ड आपको बताया मैंने वोल्टेज समान होना चाहिए। तो ये तीनों समान होना चाहिए दोस्तों, तभी हम अल्टरनेटर का सिंक्रोनाइजेशन कर सकते हैं। तो अल्टरनेटर का पैरेलल ऑपरेशन करने के लिए दोस्तों इसके 3 मेथड दिए हुए हैं, और ये तीनों मेथड को हम इसमें देखेंगे हम। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मेथड है वो 2 ही मेथड है दोस्तों। तो पहला मेथड है आपका डार्क लैंप मेथड, और सेकेंड है आपका ब्राइट लैंप मेथड। सेकेंड है ब्राइट लैंप मेथड। तो फर्स्ट हो गया आपका डार्क लैंप मेथड और सेकेंड है आपका ब्राइट लैंप मेथड दोस्तों। तो डार्क लैंप मेथड और ब्राइट लैंप मेथड का यूज करके हम अल्टरनेटर को उसका सिंक्रोनाइजेशन कर सकते हैं, अर्थात तुल्यकालिक तो उसको कर सकते हैं हम। तो अल्टरनेटर का पैरेलल ऑपरेशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डार्क लैंप मेथड और या ब्राइट लैंप मेथड में से कोई भी एक लैंप मेथड का यूज करना पड़ेगा। लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, जो मीटर यूज करेंगे हम, ये जो मीटर यूज करेंगे दोस्तों, ये हो जाएगा आपका सिंक्रोस्कोप मीटर। कौन सा मीटर होगा, सिंक्रोस्कोप मीटर, सिंक्रोस्कोप मीटर। तो इस मीटर का हम यूज करेंगे दोस्तों, क्योंकि हमें क्या करना है, सिंक्रोनाइजेशन करना है। तो सिंक्रोनाइजेशन करने के लिए सिंक्रोस्कोप मीटर का यूज करना पड़ेगा हमें, क्योंकि सिंक्रोस्कोप मीटर जब इसका पॉइंट किसी एक पॉइंट पर या स्टैंड आके रुक जाएगा इसका पॉइंटर, तब हम क्या करेंगे, इसका इस अल्टरनेटर का पैरेलल ऑपरेशन कर सकते हैं। इस डायग्राम में हम समझेंगे दोस्तों, इस डायग्राम में डार्क लैंप मेथड का डायग्राम दिया गया है, और डार्क लैंप मेथड का डायग्राम है, इसमें ये जो है लोड, इसमें तीनों लोड पॉइंट है दोस्तों। ये है यहाँ पर लोड कनेक्ट, ये RYB के 3 फेस हो गए, ठीक है दोस्तों। ये जनरेटर 1 हो गया आपका, और ये जनरेटर 2 हो गया। इसे में डबल अर्थिंग की गई है, डबल अर्थिंग करना जरूरी है, क्योंकि ये 3 फेस अल्टरनेटर है। कौन सा अल्टरनेटर दोस्तों, 3 फेस अल्टरनेटर है, तो इसमें डबल अर्थिंग करना बहुत जरूरी है। इसमें हमने डबल अर्थिंग कर दी है। इसमें जो बेसिकली यूज़ किया गया है, जो लैंप यूज़ किया गया है, ये सिंक्रोस्कोप मीटर यूज़ किया गया है। तो डार्क लैंप मेथड में क्या होगा दोस्तों, ये फ्यूज़ है, इसे फ्यूज़ कहेंगे, ये फ्यूज़ कनेक्ट है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर जो है ये वोल्ट, इन दोनों के बीच में एक फेस RYB 3 फेस है, ये R ये YB 3 फेस के बीच में एक एक वोल्ट मीटर लगाया गया है, और बीच में लगाया गया फ्रीक्वेंसी मीटर, अर्थात ये वोल्ट मीटर है और ये है आपका फ्रीक्वेंसी मीटर। वैसे ही इसमें भी हम लगाएंगे वोल्ट मीटर और फ्रीक्वेंसी मीटर, ठीक है दोस्तों। इसमें क्या होगा,
इसमें अगर तीनों लैंप एक साथ बुझ जाए, जो तीनों जो लैंप होंगे, तीनों लैंप यदि एक साथ बुझ जाए, तो एक साथ यदि बुझेगा, एक साथ बुझ जाए, तो हम ये समझ जाएंगे कि दोनों अल्टरनेटर का जो तुल्यकालिक हो गए हैं, अर्थात कि सिंक्रोनाइज हो गए हैं। यदि तीनों लैंप एक साथ बुझ जाए या तीनों लैंप एक साथ बुझ गए हैं, तो समझ लेना कि अल्टरनेटर सिंक्रोनाइज हो गए हैं। और इसकी जो इनकमिंग मशीन का जो टीपी स्विच है, मतलब ट्रिपल पोल जो स्विच है, उसको क्या कर देंगे हम, ऑन कर देंगे। तो यहाँ पर जो ट्रिपल पोल स्विच लगे हुए हैं, इसको क्या कर देंगे हम, ऑन कर देंगे। तो इस तरीके से ये दोनों अल्टरनेटर क्या हो जाएंगे, पैरेलल ऑपरेशन, मतलब पैरेलल कनेक्ट हो जाएंगे, या इनका पैरेलल ऑपरेशन हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद देखेंगे हम ब्राइट लैम्प मेथड। और ब्राइट लैम्प मेथड में देखेंगे दोस्तों हम इसमें सिंक्रोनस स्कोप मीटर का यूज़ करेंगे हम इसमें। और अल्टरनेटर का जो पैरेलल ऑपरेशन करेंगे, इसमें भी हम क्या देखेंगे कि फेज सीक्वेंस, टर्मिनल वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी, ये तीनों क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। इसमें भी ये तीनों चीज़ें क्या होना चाहिए, पैरेलल ऑपरेशन करने के लिए इक्वल होना चाहिए। जनरेटर 1 का भी उतना ही होगा, जनरेटर 2 का भी उतना ही होगा, अर्थात इसे हम अल्टरनेटर 1 भी बोल सकते हैं और अल्टरनेटर 2 का भी उतना ही होना चाहिए। तो इसमें ब्राइट लैम्प मेथड में हम देखेंगे दोस्तों, इस मेथड में क्या होगा, ये जो डायग्राम है, ये है ब्राइट लैम्प मेथड का डायग्राम है दोस्तों, ब्राइट लैम्प मेथड का डायग्राम है। और ब्राइट लैम्प मेथड का जो डायग्राम है, इस साइड लगा रहेगा लोड, आर वाई बी के 3 फेस में लोड कनेक्ट होगा। और इधर से देंगे हम ये L1 L2 L3, ये आर वाई और बी, ये तीनों दोस्तों 3 फेस सप्लाई है। 3 फेस सप्लाई इस साइड से हम देंगे, अर्थात इस साइड से इनकमिंग, ठीक है, और ये आपका लोड आउटगोइंग होगा। तो अब क्या करेंगे इसमें, ये आपका जनरेटर या अल्टरनेटर फर्स्ट हो गया, अल्टरनेटर फर्स्ट, और ये हो जाएगा दोस्तों आपका अल्टरनेटर 2। इसमें क्या होगा, सेम ये जो फ्यूज़ है आपका, इसमें कनेक्ट कर दिया गया है, मतलब अल्टरनेटर, ये दोनों अल्टरनेटर का टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है, ये टर्मिनल वोल्टेज V हो गया, आपका फेज सीक्वेंस और फ्रीक्वेंसी, ये तीनों क्या है, समान है। तीनों अल्टरनेटर 1 का भी समान है और अल्टरनेटर 2 का भी समान है दोस्तों। इसमें क्या होगा, ब्राइट लैम्प मेथड में, जैसे कि डार्क लैम्प मेथड में हमने देखा था, ये जो लैम्प L1 L2 और L3 और L4 है और L5 और L6 है, उसमें क्या हुआ था कि लैम्प बुझ गए थे एक साथ। लेकिन इसमें क्या हो जाएंगे, L1 L2 और L3 L4 L5 L6, ये जो लैम्प है ये जलने लगेंगे, एक साथ जलने लगेंगे। जब ये लैंप एक साथ जलने लगे, अगर तीनों लैंप एक साथ जलने लगे या एक साथ प्रकाशित हो, तो हम समझ जाएंगे कि ये अल्टरनेटर क्या हो गया है, सिंक्रोनाइज हो गया है, अर्थात पैरेलल कनेक्ट हो चुका है। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए हम तो चेक क्या करेंगे, वोल्टेज भी चेक करेंगे, दोनों फेस के बीच का, आर वाई के बीच का और बी वाई के बीच का भी। तो इस फ्रीक्वेंसी भी चेक करेंगे, ये पहले ही चेक करना जरूरी है दोस्तों। हमें वोल्टेज, फेस सीक्वेंस और फ्रीक्वेंसी तीनों चेक करना है, उसके बाद ही हम ब्राइट लैम्प मेथड का यूज़ करेंगे। तो इसमें जो लैम्प L1 और L2 और L3, ये जो तीनों लैम्प है, ये तीनों वेल यदि एक साथ जले, तो समझ जाएंगे कि आपका अल्टरनेटर सिंक्रोनाइज हो चुका है। इसके बाद थर्ड है आपका डार्क एंड ब्राइट लैम्प मेथड। डार्क एंड ब्राइट लैम्प मेथड। तो डार्क एंड ब्राइट लैम्प मेथड में क्या होगा दोस्तों, जैसे फर्स्ट और सेकंड हमने देखा था, फर्स्ट हमने देखा था डार्क लैम्प मेथड और सेकंड हमने देखा ब्राइट लैम्प मेथड। तो अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा डार्क एंड ब्राइट लैम्प मेथड दोस्तों। तो इसमें क्या होगा, कंस्ट्रक्शन सेम रहेगा, लेकिन इसमें दो जो लैंप होंगे, दो लैंप अगर पूर्ण व समान प्रकाशित हो, मतलब दो लैंप समान रूप से प्रकाशित होंगे समान रूप से, और एक लैंप जो है ये बुझा हुआ होगा, ये बुझा होगा, तो हम समझ सकते हैं कि आपका जो अल्टरनेटर है वो सिंक्रोनाइज हो चुका है। तो डार्क एंड ब्राइट लैम्प मेथड में हम ये देखेंगे इस डायग्राम के अनुसार, यदि दो लैंप प्रकाशित हो और एक लैंप बुझा हुआ हो, अर्थात इस डायग्राम में देखिए तो ये L1 L2 और L3 और L4, ये दोनों लैंप यदि प्रकाशित हो कौन से, L1 L2 एंड L3 L4, ये यदि प्रकाशित हो और एक जो है लास्ट में L5 और L6 ये बुझा हुआ हो, तो हम ये समझेंगे कि अल्टरनेटर का पैरेलल ऑपरेशन हो चुका है, अर्थात पैरेलल कनेक्ट हो चुका है दोस्तों। इस तरीके से हम इस डायग्राम से समझेंगे दोस्तों। इसमें फोर्थ मेथड होती है सिंक्रोस्कोप मेथड। तो सिंक्रोस्कोप मेथड का यूज़ हम करते हैं बेसिकली, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये मेथड के बारे में पूछा जाता है। सिंक्रोस्कोप जो मेथड होती है, सिंक्रोस्कोप मेथड में क्या होता है दोस्तों, इसका जो जनरेटर 1 और जनरेटर 2 इन दोनों के बीच में, जिसमें क्या है, सिंक्रोनाइजेशन के लिए एक सिंक्रोस्कोप नामक यंत्र का यूज़ किया जाता है, अर्थात ये जो इंस्ट्रूमेंट होगा ये सिंक्रोस्कोप मीटर लगा होगा, इसमें सिंक्रोस्कोप मीटर का यूज़ करेंगे हम।
तो ये सिंक्रोस्कोप मीटर क्या बताएगा, इसको सिंक्रोनाइजेशन की प्रक्रिया को इसमें शो करेगा। इसमें 2 फेस वाला एक मोटर यूज करते हैं, एक तो 2 फेस वाला एक मोटर होता है, और एक होता है इसमें अल्टरनेटर की जो आर और वाई सप्लाई या कोई 2 सप्लाई को एक अतिरिक्त बस बार के द्वारा जोड़ देते हैं। तो दूसरी जो सप्लाई है एक दूसरे अल्टरनेटर के बस बार से इसको हम कनेक्ट कर देंगे। और इसमें क्या होता है, इसमें सिंक्रोनाइजेशन की अवस्था में रोटर से जुड़ा हुआ जो पॉइंटर होता है वो शून्य अर्थात स्थिर हो जाता है पॉइंटर। यदि पॉइंटर स्थिर दिखाए, पॉइंटर क्या दिखाए, 0 दिखाए, तब ये अल्टरनेटर क्या हो जाएगा, सिंक्रोनाइजेशन हो जाएगा। मतलब सिंक्रोनाइजेशन की कंडीशन में 0 दिखाएगा, मान कितना दिखाएगा आपका 0, मतलब पॉइंट किस में रहेगा, 0 पर होगा, तब ये सिंक्रोनाइजेशन हो जाएगा। लेकिन जब 2 अल्टरनेटर की जो सिंक्रोनाइजेशन होने के बाद यदि एक अल्टरनेटर दूसरे अल्टरनेटर पर लोड शिफ्ट करता है, जैसे G1 यदि शिफ्ट करे G2 पर लोड, ये अपना लोड शिफ्ट करे G2 पर, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, इनकमिंग मशीन की जो प्राइम मूवर की जो फ्यूल सप्लाई उसको बढ़ा देते हैं लोड शिफ्ट करते समय। तो इनकमिंग मशीन की जो प्राइम मूवर है इसकी फ्यूल सप्लाई बढ़ा देंगे। तो जब अल्टरनेटर का लोड हटा दिया जाएगा तो टर्मिनल वोल्टेज ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो ये जो टर्मिनल वोल्टेज है ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। और जब 2 अल्टरनेटर समांतर क्रम में चल रहे हो, तो यदि एक अल्टरनेटर डिस्कनेक्ट कर दिए हमने, यदि इसको डिस्कनेक्ट कर दिए, तो एक अल्टरनेटर का लोड दूसरे अल्टरनेटर पर तब्दील हो जाएगा। मतलब इस G1 जनरेटर 1 या अल्टरनेटर 1 का जो लोड है ये अल्टरनेटर 2 पर शिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम सिंक्रोस्कोप मेथड का यूज करके अल्टरनेटर का पैरेलल कनेक्शन कर सकते हैं हम।